सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, तो मज़े में होंगे। चलिए भाई, आज के करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप बताइए कि कैसा रहा आपका संडे, इन्जॉय किया नहीं किया? सर्दी कैसी है आपके, जहाँ पे आप जिस जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का टेम्परेचर लिखिए। और इसी अच्छे माहौल के साथ आज का करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, आपका बेनिफिट है। 5:30 बजे डेली हम लाइव आते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस वगैरह का पोर्शन लेके। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला टॉपिक, पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। भाई पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज द यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ ऑफ द 7 कंट्रीज। एक लड़की है, एक बच्ची है जिसने, फीमेल है जो 17 साल की है अभी, और जिसने 7 कंटिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वहाँ की चढ़ाई की है, और उसको कुछ प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, तो वो कौन सी लड़की है, कौन सी फीमेल है, क्या नाम है उसका, जिसने 7 कंटिनेंट्स के सभी पीक्स को चढ़ाई की है, सभी पीक्स पे उसने जो है कदम रखा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी एशिया की वो 7 कंटिनेंट्स कौन कौन से हैं भाई। जब तक मैं ये बताता तब तक कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। एशिया की टॉप 5, एशिया की टॉप 5 पीक्स कौन सी हैं, पता है किसी को? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। एशिया की टॉप 5 पीक्स हैं माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद लोटसे, मकालू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। तो आप कहोगे सर नेपाल में, बिल्कुल करेक्ट। नेपाल और कुछ पार्ट इसका सिक्किम में। ठीक है, K2 आ गया पाकिस्तान में, और कुछ पार्ट चाइना में, कुछ पार्ट इसका चाइना में भी। कंचनजंगा फिर से आ गया नेपाल। इसका कुछ पार्ट इंडिया में भी है, असम में। और नेपाल का ये भी तिब्बत में है कुछ पार्ट, और इसका भी तिब्बत में है कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये 5 है एशिया के 5 सबसे बड़ी पीक्स। ठीक है, तो बात की गई है यहाँ पे कि कौन सा जो है फीमेल है जो 7 कंटिनेंट्स की पीक्स पे उसने जो है चढ़ाई की है, 7 कंटिनेंट्स। इसका नाम है काम्या कार्थिकायन। काम्या कार्थिकायन जो है 17 साल की लड़की है, जिसने नेवी चिल्ड्रन स्कूल जो है मुंबई में, वहाँ पे उसने पढ़ाई की है। बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक्स ऑन द अर्थ ऑफ 7 कंटिनेंट्स। 7 कंटिनेंट की सबसे ऊंची ऊंची पीक्स पे उसने चढ़ाई की। कौन कौन से 7 कंटिनेंट्स? शी हैज क्लाइम्ड अफ्रीकाज माउंट किलिमंजारो, यूरोप्स माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलियाज माउंट कोजिक्सको, साउथ अमेरिकाज माउंट एकांगो, नॉर्थ अमेरिकाज माउंट डेनालाई, एशियाज माउंट एवरेस्ट एंड एंटार्क्टिका मोस्ट विंसन। तो ये सब विंसन जो माउंट विंसन जो इसने सारे 7 के 7 जो कंटिनेंट्स हैं उन पे जो है जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं उन पे इसने जो है अपना रिकॉर्ड बनाया। तो इसका क्या नाम है? काम्या कार्तिकायन। समझा गया आपको? चलिए, अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ट्रेडिशनल लव सॉन्ग फ्रॉम बोस्निया हैज अर्न्ड यूनेस्को रिकग्निशन इन दिसंबर 2024। 2024 में इसी दिसंबर में कौन सा सॉन्ग जो है वो अपना बोस्निया एक कंट्री है जिसने यूनेस्को में रिकग्नाइज करवाया है। दिस इज ए कंट्री, ठीक है, बाल्कान पेनिनसुला नियर साउथ ईस्टर्न यूरोप। बाल्कान पेनिनसुला नियर साउथ ईस्टर्न यूरोप के पास एक बोस्निया नाम की कंट्री है, जिसको जो है ट्रेडिशनल लव सॉन्ग जो है इसने अपना रिकॉग्नाइज कराया है, किसमें? यूनेस्को में। ठीक है, तो जो बाल्कान पेनिनसुला है ये बिल्कुल बोस्निया के बगल में है, जिसके जो साउथ ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है ये कंट्री। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका कैपिटल है साराजेवो। और इसकी जो बोस्निया करेंसी करके एक इसकी करेंसी भी है, जो बोस्निया करेंसी इसकी जो है वो यूज़ होती है वहाँ पे। और इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 32.1 लाख। और ये अपने कल्चर और रिच हेरिटेज
कल्चर और रिच हेरिटेज की वजह से बोस्निया कंट्री बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा टॉपिक अगर इसमें से एक निकल के आता है तो व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज यूनेस्को। जिसको पता है कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, चलिए यूनेस्को, अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को को बोला जाता है। और अगर बात की जाए फुल फॉर्म की तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी ये फुल फॉर्म है। अगर बात की जाए कि इसका पर्पस क्या है तो पर्पस ये है स्टूडेंट्स के कंट्रीज के बीच में एक पीस का एक वो बना के रखना और अपना एक शो करना, हर कंट्रीज में से कुछ कल्चरल हेरिटेज को शो ऑफ करना, मॉन्यूमेंट्स को शो ऑफ करना। और इनका मेन उद्देश्य ये है कि डिफरेंट कंट्रीज में अगर कुछ भी जो है वो पीसफुली होना चाहिए और कल्चरल हेरिटेज को बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद इनका ये मोटिव है कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना पूरी दुनिया से, पॉवर्टी को पूरी दुनिया से खत्म करना इनका एक और मोटिव है। उसके बाद काम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये है कुछ यूनेस्को के फीचर्स। इसका अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो ये पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। और अगर इसकी बात की जाए कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ तो ये एस्टेब्लिश हुआ 16 नवंबर 1945। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा लव सॉन्ग है जो बोस्निया ने जो है वो अपना रिकॉग्नाइज करवाया है यूनेस्को में। तो एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट। यूनेस्को रिकॉग्निशन बोस्नियाज ट्रेडिशनल लव सॉन्ग सेव द लिंका। सेव द लिंका नाम करके आप इसको सुन सकते हो यहाँ पे यूट्यूब पे या न्यूज में देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि सेव द लिंका क्या चीज है। ऑफन रेफर टू एज द बैल्कन ब्लूज, इसको बैल्कन ब्लूज भी कहा जाता है। इससे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बैल्कन ब्लूज, जैसे बैल्कन पेनिनसुला की बात की थी ना हमने, इसी वजह से इसको बैल्कन ब्लूज का नाम दिया। वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एंड इंक्लूडेड इन इट्स नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ऑन दिसंबर 27, 2024। ठीक है, समझ आया इतना? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सेव द लिंका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। देखिए भाई, एक ऐप जो लॉन्च हुआ, ये शायद हमने कल परसों भी डिस्कस किया, एक बार फिर से कर लेते हैं कि राष्ट्र पर्व करके एक ऐप लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जिसका मोटिव ये है कि पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को अपने कल्चर और अपने फेस्टिवल्स और अपने सेलिब्रेशंस के बारे में पता हो कि आपका उनका नेशनल जो फेस्टिवल्स है, नेशनल फेस्टिवल कौन सा है, कौन सा जो उसके बाद रिलीजन्स कितने हैं, क्या क्या, पूरी मतलब उसको ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन, कहाँ क्या इवेंट होने वाला है, कहाँ पे वो किस इवेंट में वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएगा, कैसे जा सकेगा, वो सब कुछ इस ऐप में, इस वेबसाइट में जो है वो प्रोवाइडेड है। एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। और ये इसने क्वेश्चन पूछा कौन से मिनिस्ट्री ने दिया, तो ये दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ठीक है, चलिए इसमें एक बार पर चर्चा करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च द राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट मोबाइल ऐप। इट प्रोवाइड सिटीजंस इजीली एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फेस्टिवल and Defense Secretary Rajesh Kumar Singh highlighted its convenience for staying informed and about events। ये हमने पहले पढ़ा भी है। ठीक है, चलिए सूर्य किरण इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जितने भी बच्चे करंट अफेयर के साथ लिखे उनको पता होगा सूर्य किरण एक मिशन है, एक जॉइंट वो है मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली है, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि इंडिया और नेपाल के जो कनेक्शंस हैं, जो रिलेशंस हैं, वो बेटर करना। ठीक है, और उसके बाद ये बात करते हैं कि हम इस एक्सरसाइज में अपनी मिलिट्रीज को जो है एक दूसरे का साथ निभाना बताएंगे और टेररिज्म को खत्म करेंगे और नेपाल और इंडिया के बीच में जो एक वो है उसको खत्म कर देंगे प्रॉपर। ठीक है, तो इस ऐप का, इस सूर्य किरण की जॉइंट सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज का ये उद्देश्य है। एक बार देखते हैं। ए 334 members Indian Army constituted participating in 18th Surya Kiran exercise hosted by Nepali Army in Shalihandi, Nepal from 31st December 24 to 13 January 2025। ठीक है, the annual exercise कितने मेंबर है? 334 members। The annual exercise is alternately hosted by India and Nepal। The 17th edition was held in Pythogard, Uttarakhand in 2023। Pythorgarh। Surya Kiran aims to strengthen bonds between India and Nepal Army personnel and improve their professional skills। ठीक है, समझे?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेपाल है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीन क्रैब विच वाज सीन इन द न्यूज इज नेटिव टू विच रीजन। ग्रीन क्रैब एक जो है एक ऐसा आप कह सकते हो कि दुनिया में सो इन्वेंसिव स्पीसीज में से एक है ग्रीन क्रैब, ठीक है। और अगर बात की जाए कि इसको ग्रीन क्रैब को शोर क्रैब भी बोला जाता है। अगर बात की जाए इन्वेंसिव की, तो इन्वेंसिव स्पीसीज वो होता है जो एक प्रॉपर जो क्लाइमेट है, प्रॉपर इन्वायरमेंट है वहां का ना होते हुए किसी और क्लाइमेट का, और वहां के क्लाइमेट के वहां के इकोलॉजी पे वो इकोसिस्टम पे वो सूटेबल नहीं कर रहा होगा। जैसे अगर हम बात करें अपनी अर्थ की, तो अर्थ में अगर कोई ऐसा स्पीसीज आ जाए जो इन्वेंसिव होगा तो वो होगा एलियंस। ह्यूमन में, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में अगर कोई ऐसी स्पीसीज आ जाए जो अर्थ की ना हो तो वो एलियंस होंगी, और कुछ और भी ऐसी। उसी तरीके से जानवरों में और एनिमल्स में कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि इस दुनिया की नहीं है, जो कि इस दुनिया के क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पा रही। उसमें से अब थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, बट हाँ, इन्वेंसिव का मतलब यही होता है कि अपने क्लाइमेट के बरैक्स होना, मतलब क्लाइमेट से अलग होना, ठीक है, उस क्लाइमेट में प्रॉपर ना होना उस क्लाइमेट का। तो ग्रीन क्रैब जो है वो एक 100 जो लगभग 100 के आसपास इन्वेंसिव स्पीसीज है हमारी दुनिया में, ज्यादातर वाटर स्पीशीज है, उसी उन्हीं में से एक जो है ग्रीन क्रैब है। इसको शोर क्रैब भी बोलते हैं, समझे। तो ये एक स्पीशीज है, तो ये इन्वेंसिव स्पीशीज है, इसको शोर क्रैब भी बोलते हैं। और इसकी अगर और बात करें हम, तो क्वेश्चन ने जो पूछा है उस पर बात करते हैं। A recovering sea otter population in California's Eckelhorn sloth has controlled the invasive green crab population. Green crabs are also known as the shore crab, are among the world top 100 invasive species that are native to Atlantic Ocean and Baltic Sea. कहाँ से हैं ये पाए जाते हैं? नेटिव कहाँ से? अटलांटिक ओशन एंड बाल्टिक सी, ठीक है। दे आर सेपरेट टू ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, और साउथ अफ्रीका आल्सो। दे फीड ऑन स्मॉल crustaceans, musculars and worms damaging seagrass beds and overhunting prey species. Green crab caught complete native species during coastal ecosystem. मतलब इन्होंने वहां पे जो है वहां का इकोसिस्टम धर्म भरम करके रख दिया, ठीक है। चलिए, तो ये इसीलिए होता है कि ये वहां के इकोसिस्टम की नहीं है, ये किसी और इकोसिस्टम से है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे एक घोड़ा है, या आप ले लो एक गाय है जो हमारे यहाँ के इकोसिस्टम में ग्रास खाती है, ठीक है, या एक लाइन है जो हमारे इकोसिस्टम में मीट खाता है। अगर इनका उल्टा हो जाए कि काऊ मीट खाने लगे और लाइन जो है वो ग्रास खाने लगे जिस इकोसिस्टम में, तो वो इकोसिस्टम इन्वेंसिव होगा, वो स्पीशीज इन्वेंसिव होंगी, ठीक है। वो स्पीशीज क्या होंगी? इन्वेसिव। ये मतलब होता है इन्वेसिव का, एक इन्वायरमेंट में सेट ना होना, भले ही वो किसी दूसरे इन्वायरमेंट से हो, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है अटलांटिक ओशन एंड बाल्टिक सी। ये यहाँ पे ये इसका नेटिव जो है वो प्लेस है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है? तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये स्टार्ट हुआ था 2009 में, और इसका एस्टिमेटेड टाइम 15 से 20 साल दिया गया था कि 15 से 20 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये कितना अपने अंदर वाटर स्टोर कर पाता है, तो ये वाटर 10 मिलियन क्यूबिक मीटर, इसके पास क्षमता जो है 10 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी जो है अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता। और ये 2009 में आपको बता दूं कि ये जो है इसका काम शुरू हो गया, और कम से कम 10,000 से लेके 12,000 तक मेगावाट बिजली ये एनुअली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये इसका कुछ बेसिक सा जो आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये कहाँ पे है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया प्रपोजेस द 11,000 मेगावाट अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। एज स्ट्रेटेजिक काउंटर टू चाइनाज प्लान 60,000 मेगावाट डैम ऑन यरलंग सेंगपो इन तिब्बत। यरलंग सेंगपो ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं, जो चाइना तिब्बत में बना रहा है, जो अरुणाचल के बिल्कुल करीब है, जो हमने कल बात की थी। यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के बॉर्डर पे एक मोड़ आता है जो ब्रह्मपुत्र का रिवर का, वहां पे ये जो है ये यरलंग सेंगपो जो ब्रिज है, इसके डैम है, वो बनाने जा रहे हैं इस रिवर के ऊपर। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन सियांग रिवर द अपर कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है।
It holds cultural significance as NS Siang, Mother Siang to locals. The project aims to strengthen India's strategic position and manage water resources effectively. Aimed China dam building plans. The region is home to Adi tribe who rely on riverbank agriculture due to पानी खेती due to limited farming options in the hilly terrain. ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगर तो वो है archaeologists recently discovered a 5000-year-old water management system at which हरप्पन साइट। कौन सी हरप्पन साइट में जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो 5000 पुराना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम खोदा। तो एक आपको पता है ये सब हरप्पन साइट्स हैं और ये जो है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की जो साइट्स हैं वो कुछ साइट्स हैं जो इसमें पाई गई। तो उसी तरीके से एक साइट है जिसमें 5000 पहले एक पुराना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है। तो वो बात करते हैं कौन सी साइट पे। तो आप एक ऐसा वाटर मैनेज सिस्टम है जिसमें एक ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें वाटर मैनेजमेंट का एक एडवांस टेक्निक उन्होंने सोच के एग्रीकल्चर उसको पीने का उसका क्या सिस्टम है, उसको कैसे रिफाइन करना है, उसको एग्रीकल्चर तक कैसे रखना है, उसको पीने के लिए कैसे शुद्ध करना है, वो सब उन्होंने एक स्ट्रक्चर पूरा बना के उसमें जो है वो बताया। और वो जो है वाटर मैनेजमेंट एक एडवांस टेक्नोलॉजी टाइप के वाटर मैनेजमेंट है। तो वो जो 5000 साल पुरानी वाटर मैनेजमेंट जो कि कौन सी साइट में पाई गई, वो पाई गई राखीगढ़। इट इज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये साइट कहां पे पाई जाती है? हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अभी इसकी एक रिपोर्ट देखते हैं फिर आपको कंफर्म होगा। ऑनगोइंग एक्सकवेशन एट राखीगढ़ी इन एशियंट हरप्पन साइट इन हरियाणा हिसार। इस टाइप का वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। In Haryana, Hisar district has revealed advanced water management system and cultural practice from nearly 5000 years ago. Rakhigarhi is the largest known Harappan era site, spans 865 acres and is globally recognized for its historical significances. The excavation uncovered a water storage area between mounds approximately 3.5 to 4 feet deep, ठीक है। तो ये इसके बारे में अगर बात की जाए तो 865 एकर्स में ये फैला हुआ है पूरा साइट। तो बाकी जो मोटा मैंने आपको बताया था 3.5 to 4 फीट डीप तक ये जो वाटर मैनेजमेंट का ये शोकेस किया हुआ है, ये जो खोदा हुआ था पानी का उसके प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राखीगढ़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पैथोजन इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सबसे पहले बता दूं कि कौन सा किस टाइप का पैथोजन है ये हेलिकोबैक्टर। तो ये बात की जाए तो ये एक बैक्टीरियल पैथोजन है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इससे आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम वो खत्म होता है। लगभग 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस बीमारी से इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के से पीड़ित है। इसमें आपका डाइजेस्टिव कैंसर और अल्सर्स और उस टाइप के जो भी जितना भी डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो इससे हो सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि किस टाइप का पैथोजन है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। ये एक बीमारी है, ये जो बैक्टीरियल है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि रिसर्चर्स ने एक फेलुडा नाम का एक लो कास्टिक डायग्नोस्टिक टूल बनाया है जिसमें वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोफ्लोरी एंड इट्स म्यूटेशंस इन डायस्पेक्टिक पेशेंट्स इन रूरल इंडिया विद लिमिटेड लैब एक्सेस, ठीक है। Hydroflory is a common bacterium in digestive system tracked in infecting over 33 of world population and causing peptic ulcer, gastric dyspepsia and dyspepsia and gastric cancer, ठीक है, जो हमने आपको बताया। It survives in the stomach by reducing acidity and penetration and the lining evident immune cell symptoms include stomach pain, nausea, loss of appetite and weight loss वगैरह एक्सेट्रा जो मोस्टली इसमें होता है। तो इसके लिए एक डिवाइस बनाया जो फेलुडा है वो इसको जो है वो एकदम से रिकॉग्नाइज करता है। तो इस पर अपना बताता है कि आपको इस पर क्या काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी कुछ साइट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की। इसका आप लिंक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हमें इसके थ्रू फॉलो अप कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी कंटेंट चाहिए या आपको कोई डाउट है तो आप इन लिंक्स के थ्रू हमें पूछ सकते हो या हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा है उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो हम ट्राई करेंगे आपकी सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या आपको कुछ भी डाउट है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग तो वो क्लियर करने की। तो आज के लिए